हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे 13 अगस्त का न्यूज़पेपर एंड 14 अगस्त का भी। आई नो मतलब आ जाएगा, इट वुड बी ऑन टाइम, सेम डे पे आ जाएगा 14 अगस्त का। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 अगस्त का न्यूज़पेपर। स्ट्राइफ पुशेस 230 लाइव्स टू डेंस जंगल। जो फाइट हो रही है, किसके बीच में लड़ाई हो रही है? राइट्स हो रहे हैं। किसके बीच में राइट्स हो रहे हैं? मणिपुर के अंदर जो राइट्स हो रहे हैं, दे आर हैपनिंग बिटवीन मेती कम्युनिटी एंड कुकीजन कम्युनिटी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके बीच में हो रहे हैं। मेती कम्युनिटी किसके बीच में हो रहे हैं? मेती कम्युनिटी और कुकीजन कम्युनिटी के बीच में हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, मेती कुकीजन कम्युनिटी। In early May, when violence broke out in Moreh, a commercial town bordering Myanmar, beginning a cascading to pass on something. Cascading मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये बोल रहे हैं when violence broke out in Moreh, a commercial town bordering Myanmar, beginning a cascading effect that has led to a turmoil in Manipur. ठीक है, मतलब वो पास ऑन होता गया वो turmoil मतलब वो वायलेंस, वो जो डिस्टर्बेंस थी, वो चलते चलते कहाँ पहुंच गई? वो चलते चलते आगे पहुंच गई कहाँ पर? पूरे मणिपुर के अंदर फैल गई। ठीक है, 230 इंडियंस नेशनल्स फ्रॉम मेती एथनिक ग्रुप वेंट अक्रॉस द बॉर्डर विद लिटिल। तो बहुत सारे लोग जो थे वो फॉरेस्ट के अंदर चले गए अपनी जान बचाने के लिए, और वो फॉरेस्ट में ही बैठे हैं। तो लोग वहां से नेटवर्क भी नहीं है, बोला जा रहा है कि हमें बचा लीजिए। जो तमिल हाउसेस हैं उनको भी जलाया गया। तमिलियंस जो थे, दे बर्न तमिल हाउसेस टू एड्स हु एस्केप विद हिज फैमिली ऑफ 5। तो ये हमें बस पता होना चाहिए कि क्या अपडेट्स है, राइट? नथिंग मोर, दिस इज व्हाट वी नीड टू नो। चलिए आगे चलेंगे। 4 की लॉज इंक्लूडिंग डाटा प्रोटेक्शन एक्ट गेट्स प्रेसिडेंट एसेंट। गाइज, आज मुझे आपकी पूरी की पूरी अटेंशन चाहिए, क्योंकि आज हम डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। रीजन भी, अब ये पास हो गया है तो इसके बारे में हमें एसेंट मिल गया, प्रेसिडेंट का फाइनल अप्रूवल मिल गया है इन लॉज को। तो ऑब्वियसली सम ऑफ द लॉज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हर लॉ जो पार्लियामेंट पास करती है प्रेसिडेंट को, जिसको एसेंट मिलता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सम आर इंपॉर्टेंट एंड सम आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो हम फोकस करेंगे द वंस दैट आर important. President Draupadi Murmu on Saturday gave assent to 4 key laws, including the Digital Personal Data Protection Act and one pertaining to the control of services in Delhi. The laws were passed by Parliament in the recently concluded session. तो कौन-कौन से laws पास हो गए, ये लिख लीजिए। laws laws that received laws that received president's assent. अब देखिए, यहाँ पर आपको समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है प्रेसिडेंट एसेंट? कि भाई देखिए, एक बिल जो होता है, हम बिल से स्टार्ट करते हैं ना। बिल होता है प्रपोजल। ठीक है, बिल इज अ प्रपोजल। ये बिल चलते चलते पार्लियामेंट में अप्रूव होता है। ठीक है, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इसको अप्रूव करते हैं, और फिर फाइनली ये अप्रूव होता है प्रेसिडेंट से। ठीक है, जिसको कैसे कहते हैं? एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। What is the meaning of the term assent of the president? The term assent of the president means approval. It means approval. It means approval. It means approval. ठीक है, और ये क्यों, अब फिर ये क्या हो जाता है? जब एसेंट मिल जाते हैं, जो बिल है वो लॉ बन जाता है, और क्योंकि वो बिल लॉ बन जाता है, हमें उसको फॉलो करना रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन से लॉज को एसेंट मिल के ये लिखे हैं। ये वाला जो चीज है आप तब लिख सकते हैं अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि बिल लॉ कैसे बनता है, हम लोगों को कब फॉलो करना रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है ना, सर्विसेज बिल रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ, एक मिनट रुको, control of services in Delhi. Third, laws were passed by Parliament, while the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Act provides for a 3-member authority that will handle the transfer and posting of Group A officers under the Delhi government. The data protection law framework to prevent the misuse of individuals' data by online platform. चलिए, यहाँ पर जो हमें बेसिक चीजें बताई है ना, वो भी हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे को ही क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ पर जो डाटा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, वो क्या करेगा? प्रिवेंट द misuse of and individuals data by online
प्लेटफॉर्म्स, ठीक है ना, जो मेरा डाटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के पास पड़ा है वो पर्सनल प्रिवेंट मिसयूज ऑफ माय डाटा, जो ऑनलाइन वालों के पास पड़ा है वो मिसयूज नहीं कर सकते, वो लॉज से डील करता है। सेकंड जो आया है जो अप्रूव हुआ है वो कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हमें बहुत एक अच्छी चीज पता चली है, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड हुआ है, 3 member authority, 3 member authority, 3 member authority that will handle the postings of group A, postings of group A officers of Delhi गवर्नमेंट। यार अब देखिए यहाँ पर अभी तक हम पढ़ रहे थे दिल्ली गवर्नमेंट का सर्विसेज क्या है, आईएएस ऑफिसर्स को कंट्रोल करेंगे, ये ग्रुप ए वाला हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। क्या होगा, अथॉरिटी किसके ऊपर अथॉरिटी होगी, पोस्टिंग्स ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो ये बिल्स जो है इनको किसका अप्रूवल मिल गया है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया वाला तो हम पढ़ ही चुके हैं, जो ग्रुप बना है, अलायंस बना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमारा डाटा प्रोटेक्शन बिल आ गया है, इसको पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। The bill will apply to the processing of digital personal data within India with such, ठीक है ना, जो बिल है वो कैसे अप्लाई होगा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी चलिए, हमें स्पेस भी तो चाहिए ना नोट्स बनाने के लिए, चलिए यहाँ पे बनाएंगे हम अपने नोट्स। चलो अब ये यार यहाँ पर तो ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, टाइम लगता है लगने दो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। द बिल विल अप्लाई टू, अब तो ये लॉ बन गया, द बिल विल अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया वेयर सच डाटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन और कलेक्टेड ऑफलाइन एंड इज डिजिटाइज। मतलब क्या है, ये कौन सी डाटा प्रोटेक्शन बिल किसको अप्लाई करेगा, डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा विद इन इंडिया वेयर सच डाटा इज कलेक्टेड ऑनलाइन, या तो वो ऑनलाइन के लिए कलेक्ट किया गया है या फिर ऑफलाइन कलेक्ट करके उसको ऑनलाइन डाला जा रहा है, ठीक है ना। कई बार हमसे फॉर्म फिल करवा देते हैं, बैंक में जाते हैं फॉर्म फिल करवा देते हैं, सारा डाटा ऑनलाइन डाल देते हैं, तो ये वाला डाटा भी प्रोटेक्शन भी यही लॉ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, इट विल ऑल्सो अप्लाई टू सच प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया इफ इट इज फॉर ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कनाडा से काम कर रहे हो बट आप सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करो, आपको भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट बनेगा, डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हमने ऊपर पूरा लिख लिया था इसलिए आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसके आज हम नोट्स बनाने वाले हैं, थोड़ी डिटेल नोट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन किसको है, एप्लीकेशन, ठीक है ना, अप्लाई किसको करेगा, एप्लीकेशन किसको है, सबसे पहले डिजिटल अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा within India collected online और offline but digitized, ठीक है। मतलब ऑनलाइन डाल दिया, किसको अप्लाई हो रहा है, विद इन इंडिया, ये किस में अप्लाई हो रहा है, विद इन इंडिया, ठीक है। डिजिटल पर्सनल डाटा की प्रोसेसिंग की क्या होगा, कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी सेफ्टी पे काम करेंगे, ऑनलाइन कलेक्ट कर रहे हैं या फिर डिजिटाइज कर रहे हैं ऑफलाइन कलेक्ट करके, तो ये एप्लीकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पर्सनल डाटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस अपॉन कंसेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, कंसेंट may not be required for specific legitimate uses such as voluntary sharing of data by the individual or processing by the state for permits, licensing, benefits and services। तो इसके अंदर हम दूसरी चीज क्या पढ़ रहे हैं, हमने पहली चीज पढ़ी एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं, कंसेंट रिक्वायर्ड है, पर्सनल डाटा में बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर लॉफुल पर्पस, पर्सनल डाटा processed only for lawful purpose
only for lawful purpose plus consent of an individual. कंसेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लॉफुल पर्पसेस के लिए यूज करा जाएगा डाटा, और कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और कंसेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट एक चीज भी ये कह रहे हैं, कंसेंट इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, रिक्वायर्ड. कंसेंट मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर, कंसेंट may not be required, consent may not be required for specified legitimate uses. ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड यूजेस के लिए, जैसे लाइसेंस लेना है किसी को, ठीक है, परमिट्स लेने हैं, तो उसके अंदर, ठीक है, लाइसेंसेस हैं, परमिट्स हैं, स्टेट फॉर परमिट्स, ठीक है, प्रोसेसिंग बाय स्टेट. यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मिनट इसको डिटेल में लिखें. ठीक है, लेजिटिमेट यूजेस. ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ से ये वाला डिलीट करेंगे. हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, डाटा वॉलंटरी शेयरिंग ऑफ डाटा बाय द इंडिविजुअल. अब ये वाला जो है ना, इसके अंदर हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे. ठीक है, इसमें अंदर लिखेंगे बस स्टेट वाला, प्रोसेसिंग बाय स्टेट फॉर परमिट्स, ठीक है, या लाइसेंसेस, सर्विसेज. तो उसके अंदर कंसेंट अपना माना जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया. पहला क्या है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग के लिए ये लॉ लेकर आए हैं. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 जो चीज है हमारी, वो क्या है, नंबर 2 क्या है, इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, विद इन इंडिया. ठीक है, विद इन इंडिया एप्लीकेबल है ये, विद इन इंडिया एप्लीकेबल है. कलेक्टेड ऑनलाइन ऑफलाइन बट नॉट डिजिटाइज्ड. ठीक है, और बट डिजिटाइज, सॉरी मैंने गलत बोल दिया. ठीक है, पर्सनल डाटा प्रोसेस ओनली फॉर लॉफुल पर्पसेस के लिए, विद कंसेंट. कंसेंट स्टेट को रिक्वायर्ड नहीं है जब वो परमिट दे रही है. चलो आगे चलते हैं. डाटा फिड्यूशरीज विल बी ऑब्लिगेटेड टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कीप डाटा सिक्योर एंड डिलीट डाटा वंस इट्स पर्पसेस हैज बीन मेट. थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा फिड्यूशरी. अब सबसे पहले तो आंख बंद करके मुझे ये बता दो कि डाटा फिड्यूशरी होता कौन है. ठीक है, ये मैंने तुम्हें बहुत बार बताया. चीटिंग हो जाएगी अगर तुम्हें नहीं पता तो, मतलब मैं ऐसे बताई जा रही हूँ तुम्हें. क्या बात है ये. डाटा फिड्यूशरी के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि भैया डाटा फिड्यूशरी जो है वो कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन जो डाटा कलेक्ट करिए, कंपनी जो और ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग डाटा. ठीक है ना, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अ इंडिविजुअल ऑल्सो. ठीक है जी, अब यहाँ पे इट कैन बी अ इंडिविजुअल ऑल्सो, इंडिविजुअल भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि डाटा फिड्यूशरी की भैया बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कीप डाटा सिक्योर. ठीक है, क्या है, कीप डाटा सिक्योर, एक्यूरेट. ठीक है, and delete the data once its purpose has been met. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक बार वो डाटा रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा. The bill grants certain rights to individual, including the right to obtain information, seek correction, eraser and grievance redressal. अब क्या है बिल, ये क्या लॉ जो है ये क्या देता है, राइट टू इंडिविजुअल, grants राइट्स टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, मुझे और तुम्हें ये क्या राइट दे देगा, राइट क्या दे देगा, एक तो सबसे पहले दे देगा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कि भैया मुझे कुछ पता लगाना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे. राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सीक करेक्शन, तुमने गलत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है करेक्ट करो. इरेजर मतलब इरेज करवानी है, डिलीट करवानी है. ग्रीवेंस, कोई सुन नहीं रहा है मेरी तो मैं जा सकती हूँ बोर्ड के पास, देखो जी ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, सुनवाइए मेरी बात. तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, सीक करेक्शन है, इरेजर मतलब डिलीट, और क्या है हमारे पास, वी कैन ग्रीवेंस रिड्रेसल है. ग्रीवेंस रिड्रेसल है मतलब अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम उसको फोर्स कर सकते हैं कि हमारी बात सुनी जाए. दिस इज व्हाट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल, राइट. अब इरेजर का मतलब क्या है, डिलीट. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डिलीट.
The central government may exempt government agencies from the application of provisions of the bill in the interest of specified grounds such as security of the state, public order, prevention of offences. तो कुछ सिनेरियोज में जो है वो क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो ये बिल की एप्लीकेशन जो है उसको एग्जेम्प्ट कर सकती है, मतलब वो एप्लीकेबल नहीं होगा, इट वोंट बी एप्लीकेबल। ये कौन कर सकता है? दिस कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट। कौन कर सकता है? ठीक है, दिस कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये है हमारा। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, और जो हमने पढ़ लिया है उसके बाद वाला पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट। अब ये रह गया एक पॉइंट हमारा। अब एक पॉइंट जो हमारा रह गया वो क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, यहां से द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट will establish the Data Protection Board of India to adjudicate on non-compliance with the provisions of the bill। ठीक है, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो क्या लेकर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेकर आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखिए सेंट्रल गवर्नमेंट टू establish data protection बोर्ड ऑफ इंडिया। ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करेगा? अरे भाई, लॉ तो बना दिया, कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है, मान लो मुझे कोई डिलीट करवाना है पर कोई नहीं कर रहा है, तो मैं किसके पास जाऊंगी? ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाऊंगी। ठीक है ना, ये एजुडिकेट करेगा, मतलब केसेस सुनेगा जहां पे नॉन कंप्लायंस होगी। नॉन कंप्लायंस मतलब कोई फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट फॉलोइंग तो प्रोविजंस ऑफ द बिल, तो ये बोर्ड जो है ये सुनेगा। और ये बोर्ड कौन लेकर आएगा? ये बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, इस्टेब्लिश करेगी। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है ये कि कौन इस बोर्ड को इस्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इस बोर्ड को इस्टेब्लिश करने वाली है। तो हमने बेसिक्स बहुत अच्छे से कर लिए, मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे और हमारे पॉइंट्स आएंगे वो भी मैं तुम्हें करवा दूंगी। राइट, अब यहाँ पर चलो ये वाला भी करवा ही दूं आज, बताओ। चलो करवा ही देती हूँ, मुझे ये था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी पर करवा देती हूँ, क्योंकि फिर तुम्हारे कमेंट्स में आ रहा था कि भैया हमको पढ़ा दो। ठीक है, चलो एक मिनट रुको, एक मिनट। ठीक है, मुझे थोड़ा कम आता है अभी चलाना ये, ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है, पर हम सीख लेंगे। चलो कहाँ गया ये पढ़ लेते हैं पहले। चलो, डाटा प्रिंसिपल एंड फिड्यूशरी। तो प्रिंसिपल डाटा फिड्यूशरी तो मैंने बता दिया। फिड्यूशरी क्या होता है? फिड्यूशरी इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, भरोसे का रिलेशनशिप, जिसमें तुम बहुत भरोसा करते हो। ठीक है ना, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड पे बहुत भरोसा करते हो। ठीक है, लॉयर डॉक्टर सब कुछ बता देते, लॉयर को जिसने मर्डर किया वो बता देता है कि हाँ भाई करा है, बचा ले। ठीक है, तो ट्रस्ट है उसके ऊपर। डाटा प्रिंसिपल एंड डाटा फिड्यूशरी। अब डाटा फिड्यूशरी ट्रस्ट का रिलेशनशिप मेरा किसके साथ होगा? वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ मैं डाटा शेयर कर रही हूँ। डाटा प्रिंसिपल वो इंडिविजुअल जिसका डाटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये रहा, ठीक हो गया। मैं कह रही हूँ ना, अभी थोड़ा मैं नई हूँ, अभी मुझे ये थोड़ा कम ही यूज करना आता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, डाटा प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। आज ज़्यादा टाइम पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है, करवा ही देती हूँ मैं एक ही बार में इसको। डाटा प्रिंसिपल कौन है? इंडिविजुअल, रेफर्स टू इंडिविजुअल। ठीक है, रेफर्स टू इंडिविजुअल whose data is being collected, जिसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। ये आप अपने नोट्स में लिखोगे। वो कौन है? प्रिंसिपल। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं ओनर हूँ उस डाटा की, तो ऐसे याद कर लो कि डाटा प्रिंसिपल कौन? जो ओनर है उसका। ठीक है, बहुत बार स्कूल का प्रिंसिपल कौन होता है? जो उसका ओनर होता है ना, जब नया नया स्कूल स्टार्ट करते हैं। तो वैसे याद कर लो, तो डाटा प्रिंसिपल तो मैं हूँ जिसका डाटा कलेक्ट कर रही है, और फिड्यूशरी जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर रही हूँ। ठीक है, वो कौन है? डाटा फिड्यूशरी कौन है? इज द एंटिटी, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म विच डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल डाटा। और यहाँ पर हम सेकेंड डेफिनेशन किसकी लिखेंगे? डाटा फिड्यूशरी की। डाटा फिड्यूशरी कौन है? डाटा फिड्यूशरी वो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, स्टेट, कोई भी हो सकती है, विच डिसाइड्स द,
which decides the purpose and means of processing and individuals पर्सनल डाटा। ठीक है ना, पर्सनल डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो डिसाइड करता है कौन है, जो प्रोसेस करने की कि हम इस डाटा का करने क्या वाले हैं, वो है डाटा फिड्यूशरी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफ फिड्यूशरी में। अब यहाँ पे कह रही है इन द केस ऑफ चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब जो माइनर्स हैं, ठीक है, देयर पेरेंट्स और लॉफुल गार्डियंस विल बी कंसिडर्ड देयर डाटा प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो, लिखना है तो पर ज्यादा डिटेल में हो गया। माइनर्स का यहाँ पे होगा माइनर्स गार्डियंस एस डीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको डीपी बोलेंगे और ये डीएफ हो जाएंगे आगे। चलिए, पर्सनल डाटा इज एनी डाटा विच विद विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे डेफिनेशन आ रही है कि अच्छा भाई पर्सनल डाटा क्या है, ये तो बता दो कि पर्सनल डाटा क्या है। ठीक है, मेरा पर्सनल डाटा क्या है, वो पर्सनल डाटा वो है जिससे मेरी आइडेंटिटी पता चल सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया, इज एनी डाटा बाय विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये बेसिक हो गया हमारा, जिससे पता चल सके फोन नंबर, नाम, मेरी आइडेंटिटी, नाम से तो चलो पता ही चल जाएगा, बट एड्रेस। ठीक है ना, अब एक नाम के बहुत सारी नेहा होती हैं, बट वो वाली नेहा जो उस घर में रहती है, वो नेहा जिसका ईमेल आईडी ये है, वो नेहा जिसका फोन नंबर ये है, पक्का हो गया ना। तो पर्सनल डाटा ये मान रहे हैं ये लोग। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, प्रोसेसिंग मीन्स द इंटायर साइकिल ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डाटा। सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरीज आर दोज हु डील विद द हाई वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डाटा। जो बहुत ज्यादा बड़ा डाटा से उसको बड़ी कंपनी को द सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिफाइन हु इज डेजिग्नेटेड अंडर दिस कैटेगरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कौन है। सच एंटिटीज विल हैव टू अपॉइंट डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर। इसका मतलब क्या है कि देखिए कुछ तो बड़ी छोटी सी होंगी, जैसे हमारे जैसी एजुगिरी लॉगिरी जैसी छोटी है ना, हमारे पास तो लोग ही नहीं है जिसको हम अपॉइंट कर सकें डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, बट जो बहुत बड़ी फॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनके में भी ये जो ये बनेगी सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी। और जो सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरीज है, इनको क्या करना होगा, इनको डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना होगा और एक डाटा ऑडिटर भी अपॉइंट करना होगा, जिसकी ड्यूटीज ये डिफाइन करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स की राइट्स क्या है। Assess information. The bill ensures that individuals should be able to assess information in languages specified in 8th schedule of Indian Constitution. ठीक है ना, the language is right to consent. Individuals need to give consent before their data is processed, and even individuals should know what items of personal data wants to be collected and the purpose of which. क्यों collect कर रहे हैं, क्या करेंगे उसका, ये सारा जो है, ठीक है ना, ये इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, दे हैव टू टेल कि भैया क्यों तुम्हें डाटा चाहिए, तुम क्या करने वाले हो इस डाटा का, ये सारा जो है इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राइट टू कंसेंट है, राइट टू इरेज है, राइट टू नॉमिनेट। डाटा प्रिंसिपल्स विल ऑल्सो हैव right the right to nominate an individual who will exercise these rights in the event of their death or incapacity. Data principals will have the right to demand the erasure and correction of data, ये हम लिख चुके हैं। ठीक है, individuals also have a right to withdraw consent. withdraw भी कर सकते हैं, कंसेंट दे भी सकते हैं, उनको पता भी होना चाहिए वो किस लिए यूज हो रहा है। तो ये सारा जो मैंने तुम्हें नोट करवाया, ठीक है, ये जो मैंने मतलब टाइप्ड है वो नहीं, जो नोट करवाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डेफिनेशंस हो जाती हैं, बट जो भी एडिटोरियल्स के अंदर हमारा कवर होगा हम वो पढ़ेंगे। हमें बेयर प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब जो लॉ पास हुआ है वो उठा करके पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। मैं पढ़ूंगी आपके लिए, और मुझे जो जो लगेगा जरूरी है वो मैंने निकाल लिया, वैसे तो और भी निकालना होगा तो निकाल दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे UNFPA क्या है। UNFPA का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी गेट्स सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट। क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी। तो UNFPA जो है वो राजस्थान में जेंडर सेंसिटिविटी पे काम कर रहा है। सेंसिटाइजेशन किसको कहते हैं, हम बहुत बार न्यूज़पेपर में ये वर्ड पढ़ते हैं, सेंसिटाइजेशन। व्हाट इज सेंसिटाइजेशन?
देखिए कभी कभी ना कोई जो हो, हम लोगों को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल LGBTQI कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। हमने बचपन में देखा है कि बचपन से देखा है ट्रांसजेंडर को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, ठीक है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो हमें लगा यही करना है। बट फिर हमें बड़े होके पता चला अरे वो भी तो इंसान ही है, एक थर्ड जेंडर है वो, ठीक है ना। और उनको बेचारों को आइडेंटिफाई नहीं किया, वो इतने दुख में हैं, दुख में नहीं, उनको इतनी प्रॉब्लम्स है, दुख तो बनाने का टाइम ही नहीं मिला उनको, वो तो प्रॉब्लम्स ही इतनी है उनको, और हम ऊपर से उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको तो मदद चाहिए, राइट। वो कैसे पता चला? किसी ट्रांसजेंडर ने कोई इंटरव्यू दिया, हमने वो सुना, ठीक है, तब हमें पता चला, या किसी ट्रांसजेंडर ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, ठीक है, हमें स्कूल में बताया गया फिर कि नहीं ऐसा है ऐसा है। तो दैट इज सेंसिटाइजेशन, द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्डेड टू अ सर्टेन स्टिमुले इन अ सेंसिटिव मैनर, कि आप उस चीज के बारे में ढंग से बात करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स को पीरियड्स आते हैं, ठीक है, बहुत बार लड़कों को पता ही नहीं था कि अरे मजाक नहीं उड़ाना, वो तो लड़के ऑलरेडी बहुत दर्द में होती है उस टाइम पर, तो अच्छा उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है? सेंसिटाइजेशन, क्योंकि आई वॉजंट अवेयर ऑफ समथिंग, तो मैं उसके बारे में वो कर रहा था जो लोग कर रहे थे, मुझे लगा वो सही है, बट देन मुझे अवेयर किया गया, तो मैंने उसको सेंसिटिव मैनर में हैंडल किया, दैट इज सेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं। अ प्रोजेक्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी इन राजस्थान हैज रिसीव सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट्स वर्किंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कस्टम्स प्रमोटिंग पेट्रियार्की। अब ये किस पे काम कर रहे हैं? जो कस्टम्स पेट्रियार्की को प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट इज पेट्रियार्की? अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच द फादर और ओल्डेस्ट मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच men hold the power and women are largely excluded। हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं? पेट्रियार्की, ठीक है ना, पेट्रियार्की है यहाँ पर, ठीक है। आपके जो फादर होते हैं वो सब डिसीजंस लेते हैं। हम ऐसे घर भी देखते हैं, आपको भी अरे वो कमाते हैं, हम ऐसे घर भी देखते हैं जहाँ पे मदर्स भी कमा रही है, फादर्स भी कमा रहे हैं, बट फादर इज द वन हु हैज टू से। नो डाउट टाइम्स आर चेंजिंग, जहाँ पे मदर और फादर दोनों मिलकर करते हैं, बट फिर भी सोसाइटी का यही मानना है कि फादर इज द वन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। एंड पेट्रियार्कल वो क्या है कि जहाँ मेल को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, फीमेल को कहीं ना कहीं नीचे ही रखा जाता है। अब यहाँ पे ये पेट्रियार्की, जो कस्टम्स क्या, जो चीजें बहुत देर से फॉलो करी जा रही हैं, उनको एलिमिनेट करें। द 4 month लॉन्ग प्रोजेक्ट एम्स टू प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड शेपिंग पब्लिक ओपिनियन टू एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर, ये लड़की है, इसको तो शादी ही करना है, इसको कमाने की जरूरत नहीं। आज भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरे को एक लड़की है, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास कोई आया, अरे मेरी लड़की पढ़ने में अच्छी नहीं है, तो क्या हुआ, हम तो इसकी शादी कर देंगे, बस लड़का इंटेलिजेंट होना चाहिए। आज की डेट में भी लोग ऐसे बात करते हैं। क्या है ये? जेंडर इनइक्वालिटी। क्यों भाई, लड़की क्यों नहीं कमाएगी? कल को अगर उसका घर नहीं बस पाया, आजकल ऐसे भी केसेस हैं, तब क्या करोगे? या फिर उसको कहोगे कि सो तुम्हारा पति तुम्हें मारते है, कोई बात नहीं, या फिर कुछ भी अनहोनी हो सकती है जिसमें वो लड़की को कमाना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे UNFPA प्रोजेक्ट इन राजस्थान फॉर जेंडर sensitivity gets support from experts, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, किस किस चीज की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए UNFPA की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं UNFPA के यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है ना। किसके ऊपर बात करें? जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, दैट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन में रिस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन सेंसिटाइजेशन लिखते थे, सेंसिटिविटी ही नाम दिया इसको, मतलब एक कंडीशन को सेंसिटिवली अप्रोच करना, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। फॉर जेंडर सेंसिटिविटी गेट सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट, इसमें क्या बात करेंगे? वर्किंग फॉर एलिमिनेटिंग ऑफ कस्टम्स प्रमोटिंग पेट्रियार्की, वर्किंग for the elimination of customs promoting patriarchy, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी,
ठीक है, पेट्रियार्की कौन सी, वो सोसाइटी जहाँ पे किसको किसको हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। एक मिनट रुको यार, सॉरी। मेल इज द मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है ना। तो इसके ऊपर काम करना चाहते हैं वो कस्टम्स जो जेंडर इक्वालिटी की तरफ भागते हैं, जो चाहते हैं उस तरफ, ठीक है ना, उनको खत्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। किसके ऊपर, प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, एलिमिनेटिंग मतलब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कस्टम्स प्रोमोटिंग पेट्रियार्की, ठीक है। तो इस चीजों पे ये काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। कौन सी स्टेट के अंदर काम कर रहा है, राजस्थान। इसके ऊपर जल्दी से ग्रीन मार्क कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जब स्टेट के साथ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। नेओमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड इन ईस्टर्न लद्दाख बीइंग अपग्रेडेड टू हैंडल फाइटर जेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे नेओमा नाम की जगह पर लैंडिंग के लिए जो है जगह अपडेट करी जा रही है, पढ़ लेते हैं। एज पार्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वर्क ऑन एक्सपेंशन ऑफ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एट नेओमा इन ईस्टर्न लद्दाख कमेंस दिस वीक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, सॉरी गाइस, ये एक मिनट रुको इसको, हाँ, यहाँ पर हमें नोट्स के लिए जगह चाहिए होती है तो मैं इसको ऐसे कर दूंगी। चलिए यहाँ पर एक मिनट साफ साफ कर लेते हैं, क्लीन क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारी जो हेडिंग जाएंगे, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द एडवांस्ड expansion of the advanced landing ground, that is ALG, at Neoma in eastern Ladakh। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, नेओमा कहाँ पर है, ठीक है ना, नई माँ कहाँ पर है, नेओमा, ठीक है ना। जब घर के अंदर चाची आती हैं तो क्या बोलते हैं, नई माँ है बेटा ये तुम्हारी, ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। जो पुराने ज़माने में होता था ऐसे होता था, वो छोटी माँ बन जाती थी, न्यू मम्मा, ठीक है ना। तो यहाँ की कहाँ पर है, ईस्टर्न लद्दाख में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं। डिफेंस फोर्सेस, इट विल सी द रनवे एक्सपैंडेड टू बियॉन्ड 9000 फीट मेकिंग इट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग फाइटर जेट्स, ठीक है। यहाँ पे फाइटर जेट्स जो है वो भी लैंड हो पाएंगे, ठीक है ना। रनवे एक्सपैंडेड टू रनवे एक्सपैंडेड टू बियॉन्ड 9000 feet, making it capable of handling fighter jets। क्या हो जाएगा कैपेबिलिटी में उसकी, कि वो फाइटर जेट्स को भी हैंडल कर पाएगा, लैंड कर पाएंगे फाइटर जेट्स भी यहाँ पर। द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वॉज हेल्ड अर्ली, ठीक है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हैपेंड, वाई इन न्यूज लिख लो, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे, Neoma located at an altitude of 13,700 feet and close to south of Pangong Tso is very close to LAC in eastern Ladakh. The IF has airfields in Leh and Thois and ALGs at Daulat Beg of Olde and Phukche. However, the Leh and Thois airfields are located much inside, and officials with knowledge of the area said the weather in at Neoma is much more stable compared to that in the other two airfields. तो वो कह रहे हैं और भी जगह है लद्दाख में जहाँ पे ये ऐसी लैंडिंग फैसिलिटी है, बट नेओमा जो है उसकी लोकेशन बड़ी सही है। तो यहाँ पर हम नेओमा के बारे में चीज़ें लिख लेते हैं। तो नेओमा जो है क्या है, सबसे पहले वो लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 13,700 फीट, ठीक है, क्लोज टू साउथ बैंक ऑफ Pangong Tso, is very close to LAC, is very close to LAC in eastern Ladakh,
ठीक है ना, वेरी क्लोज टू LAC इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है ना, परफेक्ट, इसका क्लाइमेट मेक्स इट परफेक्ट फॉर for landing and all of that. In the past 3 years, China has upgraded its airfields in this area as well as built new ones. तो ओवरऑल ड्राइव, तो हमारी जो LAC है कितनी है, चाइना के साथ LAC का जो हमारा 3,488 किलोमीटर लॉन्ग LAC पर्सन, तो चाइना ये कर रहा है तो हमें भी करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये न्योमा कहाँ पर है, वेयर इज न्योमा, न्योमा इज इन लद्दाख, ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। और वहां पर क्या हो रहा है, कौन सी लैंडिंग क्या लैंड हो पाएगा वहां पर, फाइटर जेट्स लैंड हो पाएंगे, रनवे को एक्सपैंड किया जा रहा है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड वहां पे बनाया जा रहा है, ALGB बोलते हैं जिसको। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर NCERT फॉर्म्स 19 मेंबर पैनल फॉर टेक्स्ट बुक रिविजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NCERT फॉर्म्स 19 member NCERT forms 19 member panel for textbook revision, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज जो हमें पता होना चाहिए वो है NCERT की फुल फॉर्म, ठीक है। तो NCERT की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। फ्रॉम 19 फॉर्म्स 19 मेंबर पैनल, 19 मेंबर्स का पैनल बना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर्स का पैनल बना है। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टडी कि कौन कौन मेंबर बना है, क्या करेंगे। ये पैनल जो फॉर्म क्या है, टेक्स्ट बुक रिविजन, ठीक है, रिविजन मतलब नई टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो आएंगी। चलिए यहाँ पर द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे नोटिफाइड द फॉर्मेशन ऑफ अ कमिटी, ठीक है। तो यहाँ पे किसने करा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री notified formation of committee। ये क्या करेंगी, will prepare new textbooks for class, will prepare new textbooks for class 3 to 12 under National Education Policy, that is NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो मतलब ये जो स्टेप लिया गया है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जो हमारी नई पॉलिसी आ रही कि क्या होना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, जो उससे डील करती है, उसके अंदर ये बनाया गया है। अब यहाँ पे जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखनी है वो ये देखनी है कि क्लास 3 to 12 की टेक्स्ट बुक करेंगे ये रिवाइज, ये वाला जो है, और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बनाई है ये कमिटी, ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 19 मेंबर्स हैं। MC Pant, Chancellor of National Institute of Education Planning and Administration, is a chairperson of the National Syllabus and Teaching Learning Material Committee. Manjul Bhargava, Professor of Princeton University, is a co-chairperson. As a follow-up of National Education Policy development of the National Curricular Framework for School Education was initiated with the Constitution of National Steering Committee. National Steering Committee, what is a steering committee? Steering committee is a group of high-level advisors who have been asked to govern an organization or organizational segment and provide it with direction, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ आप बहुत बड़ा कर रहे हो तो एक तो जैसे कार को स्टेयरिंग चलाती है, एक पूरी कार को जो है अल्टीमेटली इट इज द स्टेयरिंग, जिसे हम इधर उधर करते हैं सब कुछ, इट पुट्स थिंग्स टुगेदर काइंड ऑफ, राइट। तभी स्टेयरिंग कमेटी जो सारे उस तो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करें, एक एम को अचीव करने के लिए स्टेयरिंग कमेटी बनाई जाती है। तो यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया गया जो स्टेयरिंग कमेटी बनी, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट NSTC which is empowered to develop the school syllabus, the school syllabus, textbooks and teaching learning materials for class 3 to 12 and to appropriate revise the existing textbook of class 1 and 2 to ensure smooth transition from class 2 to 3 is being notified। तो अब यहाँ पर हमें हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। rather than writing this we can add one more thing कि इसका नाम ही लिख लो कि ये कमेटी का नाम क्या है। इस कमेटी का जो नाम है वो है
National Institute, एक मिनट रुको यार, is a co-chairperson for follow-up of national was indicated, ठीक है, NSTC, that is National Syllabus and Teaching Learning Material Committee. National Syllabus and Teaching Learning Material Committee, ठीक है ना, तो ये क्या है, NSTC, ठीक है। और ये क्या करेगी, अब इसके अंदर हमें एक और पॉइंट मिला है कि ये क्लास 1, ठीक है, क्या करेगी, रिवाइज एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स ऑफ क्लास 1 and 2 to ensure smooth transition from क्लास 2 to 3, ये भी करेंगे ये। अब इसका चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, इसका जो चेयरपर्सन है NSTC का, इस कमिटी का चेयरपर्सन जो है वो है पर्सन MC पंत, ठीक है। और को चेयर कौन कर रहा है, को चेयर कर रहे हैं मंजुल भार्गवा, प्रोफेसर ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया, डेवलप बाय लेड स्टीयरिंग कमिटी इज नाउ इन एडवांस स्टेजेस। तो यहाँ पे एक और जो है, यहाँ पर हम 6 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट ऑफ फॉलो अप ऑफ, ये पूरा ही लिख लेते हैं, फॉलो अप ऑफ, ये मैं समझाऊंगी अभी, लिख लीजिए, ठीक है, फॉलो अप ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, लेड टू डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, that is NCFSC 2023 was initiated with the constitution of National Steering Committee, ठीक है, was an internal, ठीक है, NCFSC developed by K Kasturiam led steering committee is now in advanced stages, and NCFSC developed by K Kasturi Ranjan led steering committee is now at the advanced stage, shall act as reference point and guiding syllabus। तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, ठीक है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई कि हम जो इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी, जो इंडिया के अंदर एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एज अ फॉलो अप, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप लिया गया वो हुआ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2023, ठीक है ना। अब यहाँ पे वॉज इनिशिएटेड विद द, मतलब इसका फ्रेमवर्क डेवलपमेंट क्या करना था, फ्रेमवर्क बनाना था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये करिकुलम की क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं पढ़ाया जाए। अब इसको करिकुलम बनाने के लिए क्या बनाया गया, इनिशिएटिव वॉज इनिशिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉज इनिशिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टीयरिंग कमिटी। अब समझ में आ रहा है स्टीयरिंग क्या हुआ, देखिए इसके अंदर स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे जो मैं तुम्हें मतलब बता रही हूँ, ये अब लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहली जो चीज हुई वो ये हुई कि फॉलो अप ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले आई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि भैया हम इंडिया के अंदर सिस्टम चेंज करेंगे एजुकेशन का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आई, इसके बाद क्या चाहिए था, हमें फ्रेमवर्क चाहिए था कि अच्छा जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको अप्लाई कैसा करा जाए, उसके लिए फ्रेमवर्क आएगा कि ये पढ़ाना है, उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी जो देखेगी कैसे क्या बनना है, ठीक है। वो किसने लीड करी, वो लीड करी के कस्तूरी रंजन ने, किसने लीड करी, के कस्तूरी रंजन ने, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेड बाय, ठीक है। यहाँ पर जो स्टीयरिंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी लेड बाय, एक मिनट रुको, लेड बाय के कस्तूरी
सही स्पेलिंग लिखनी होगा, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, ठीक है ना। नाउ अब ये जो है ये क्या है, एडवांस स्टेजेस पे है अपना वो करिकुलम बनाने की स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है ना। एडवांस्ड एंड शैल एक्ट एज दिस विल एक्ट एज रेफरेंस पॉइंट एंड गाइडिंग रोड मैप फॉर द सिलेबस. This will act as reference and guiding road map, ठीक है ना। तो जो ये इन्होंने करिकुलम बनाया है ये रोड मैप, गाइडिंग रोड मैप होगा फॉर टेक्स्ट बुक डेवलपर्स, ठीक है ना, जो टेक्स्ट बुक बना रहे हैं। एक बारी और मैं ये बताऊंगी टेक्स्ट बुक डेवलपर्स। तो अभी क्या हुआ है, हमें इतना पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, बोला गया कि क्या किस नए तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल हाँ बताया गया हमें। उसके बाद हमें करिकुलम चाहिए था, करिकुलम के लिए हमने स्टीयरिंग कमेटी बिठाई, स्टीयरिंग कमेटी ने बता दिया कि हाँ क्या सिलेबस होगा, रोड मैप क्या है, कैसे हम एजुकेशन करेंगे। उसके लिए ये जो टेक्स्ट बुक डेवलपर्स हैं इनको ये हेल्प करेगा, ठीक है हाँ इसके अराउंड ही हमको ये बनाना है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट बुक डेवलप करने वाले हैं इनको क्या नाम दिया गया, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, NSTC। इसको हेड कौन कर रहे हैं, इसको हेड कर रहे हैं MC पंत, जो को चेयर कर रहे हैं वो है मंजू भार्गवा, ठीक है। ये क्या करेंगे, 3 to 12 की जो है बुक टेक्स्ट बुक्स, नई टेक्स्ट बुक्स लिखेंगे। फर्स्ट और सेकंड की ऐसी टेक्स्ट बुक लिखेंगे कि जो बच्चा है स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब एक चेंज जो है, जो चेंज आएगा वो आराम से वो चेंज में एडजस्ट कर पाए, ठीक है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी। देखिए देयर इज गोइंग टू बी अ लॉ, इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आ रही है टू प्रोटेक्ट इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का पहले मीनिंग लिख लेते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट written by hand, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नाउ इनकी प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली कहाँ कहाँ पर लिखी होती हैं, कोई पेपर पे लिखी हुई है, कोई लीफ पर लिखी हुई है, ठीक है, कोई बार्क पर लिखी हुई है, पेड़ों के ऊपर लिख देते थे, हिस्ट्री के बारे में, रिलीजन के बारे में, लिटरेचर के बारे में। While 75% of existing manuscripts are in Sanskrit, 25 are in regional language according to NMM। तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, लंबे नोट्स बनेंगे इसके। The Bakshali manuscript and ancient Indian mathematical text written in birch bark is considered। Now birch bark क्या होती है, it is a type of timber tree, उसके ऊपर लिखी जाती है, is considered to be the earliest recorded example of use of zero। तो अब यहाँ पर हम manuscripts के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज प्लानिंग, सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या बनेगा, गवर्नमेंट इज प्लानिंग, गवर्नमेंट प्लानिंग लॉ ऑन protection of Indian manuscripts, ठीक है ना। अब ये जो स्क्रिप्ट है इनका मीनिंग हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि भाई इट इज अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमें कुछ फैक्ट्स बताने हैं। सबसे पहला फैक्ट जो इन्होंने बताया है कि बक्शली, ठीक है, बक्शली मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, बक्शली मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ठीक है, ये क्या है, इट इज an ancient Indian mathematical text written on birch bark, ठीक है। अब birch bark क्या होती है, टाइप ऑफ टिम्बर, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं considered to be the earliest recorded example of the use of zero, कि भैया मतलब जीरो यूज करा गया, ठीक है। तो ये क्या है, मैथमेटिकल टेक्स्ट रिटन ऑन बिर्च बार्क, उसको क्या कहते हैं, बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है भाई, ये बक्सली मैन्युस्क्रिप्ट होती है, कौन से सब्जेक्ट से डील करती है, मैथ से डील करती है, ठीक है। फर्स्ट यूज ऑफ जीरो कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट में देखा गया था, बक्सली स्क्रिप्ट में देखा गया था, क्योंकि द हिंदू ने ये एग्जाम्पल दे दिया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद द सेमिनल टेक्स्ट डेटिंग बैक रफली टू द 3rd और 4th century AD
in one of the Bodleian libraries of the University of Oxford. Sources in the culture of ministry say government is planning to introduce National Manuscripts Bill 2023. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल 2023 लेकर आ सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर द प्राइमरी एम ऑफ द बिल इज टू डॉक्यूमेंट एंड कैटलॉग इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट वेर एवर दे मे बी इन इंडिया और अब्रॉड, मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट देम एंड डिटेल द कंडीशंस अंडर they may be consulted and detail the conditions under which they may be consulted. अच्छा, उनके बारे में पूछ सकें. प्राइमरी एम ऑफ द बिल क्या है, चलिए इसको ऐसा छोटा ही रखते हैं. प्राइमरी एम क्या है, डॉक्यूमेंट एंड कैटलॉग, मतलब एक पता हो कि कहाँ कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो कहाँ पड़ी है, और कैटलॉग क्या, पूरा लिस्ट बनाएंगे. कैटलॉग इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट wherever they may be in India or abroad. ठीक है, maintain accurate up to date maintain up to date info about them. ठीक है, the bill envisages setting up a 10-member national manuscripts authority. ठीक है ना, establish की स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम लोग बोलोगे. establish क्या, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, establish नेशनल, क्या establish करेंगे, establish नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी. ठीक है ना, establish एक मिनट रुको, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी. ठीक है, अब ये अथॉरिटी क्या करेगी, विल बी द एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी विद रिगार्ड टू डिजिटाइजेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, एडिटिंग, पब्लिकेशन वर्क. ठीक है, क्या होगी, एपेक्स, सबसे टॉप की एपेक्स पॉलिसी मेकिंग बॉडी, मतलब यही सबको डिसाइड करेगी कि मैन्युस्क्रिप्ट से लेकर मेकिंग बॉडी विद रिगार्ड टू डिजिटाइजेशन. ठीक है, अगर डिजिटाइज हो जाते हैं तो कोई भी देख सकता है, डिजिटाइजेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ये सब एक्सेट्रा, ये जो है ये देखेगी. ठीक है जी, ओके फाइन. इंडिया possesses an estimated 10 million manuscripts in 80 ancient scripts such as Brahmi, Kushan. There is a national mission for manuscripts and autonomous body under the. अब यहाँ पे देखो यार, ये तो इनकी इमेजिनेशन है कि हम ऐसा करेंगे. ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स. ठीक है, दैट इज NMM. ये NMM क्या है, जो NMM है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है. ठीक है, अंडर द ऑटोनॉमस बॉडी है, अंडर द, इसको लिखेंगे ऑटोनॉमस माने इंडिपेंडेंट बॉडी अंडर कल्चर मिनिस्ट्री, विच इज मैंडेटेड विद, क्या करती है ये, विच इज मैंडेटेड विद preserving the vast manuscript wealth of India. मतलब अगर इजी भाषा में बोले, इनकी रिस्पॉन्सिबल क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द वास्ट वेल्थ, मैन्युस्क्रिप्ट को जो हमारे पास है उनको प्रिजर्व करते हैं. द स्पेशल बॉडी विल बी वेस्टेड विद राइट टू टेक ओवर अ मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम, और ये जो बॉडी बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट अथॉरिटी जो प्लान करे, ये प्राइवेट लोगों से भी जिनके पास मैन्युस्क्रिप्ट है उनसे भी ले पाएंगे. ठीक है, तो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल 2023 मे बी अप इन विंटर सेशन. ठीक है, अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो रिविजन के टाइम पे कि ये पास हुआ है क्या हो रहा है, ये सोच रहे हैं कि लेकर आएंगे. ठीक है, फर्स्ट इंडियन मेड MRI scanner to be launched for clinical work in October. Since 2006, the world has been battling a shortage of helium. 2006 से वर्ल्ड क्या देख रहा है, shortage of helium, the second most abundant element in universe but a rare commodity on earth.
यूनिवर्स में बहुत पाया जाता है, बट अर्थ बेस की कमी है. द ओनली वे टू सोर्स हीलियम इज टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम नेचुरल गैस रिजर्व्स. Helium's most common use is as coolant in superconducting magnets powering magnetic resonance imaging scanners. तो MRIs होते हैं, उनके अंदर यही यूज करा जाता है. The Russia-Ukraine war has further skewed liquid helium supply with ripple effects on diagnostic facilities around the world, including India, thus unable to fully utilize their MRI scanners. ठीक है ना, तो MRI scanners नहीं यूज कर पा रहे हैं हीलियम की गैस की वजह से. ठीक है, अब यहाँ पे अ न्यू क्लास ऑफ MRI स्कैनर्स इज डिजाइन टू अवॉइड रिलायंस ऑन लिक्विड हीलियम. अब नए टाइप के MRIs आ गए जहाँ पे हीलियम की जरूरत ही नहीं है टू रैपिडली कूल द स्कैनर्स मैग्नेट. ठीक है, तो ये जो MRI होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं, और ये मैग्नेट्स को ठंडा करने की जरूरत है. ये बहुत इनको गुस्सा चढ़ जाता है जल्दी जल्दी. ठीक है, तो गर्म हो जाते हैं. The far cool the Sanus magnet, the far cheaper and more abundant liquid nitrogen can be used. अब जो नए वाले हैं उसमें कौन सी गैस यूज हो रही है, उसमें कौन सा लिक्विड यूज हो रहा है, नाइट्रोजन. The first made in India MRI scanner developed by Bangalore-based Voxel Grids Innovation Private Limited is set to unveil its first clinically validated product in October. ठीक है, तो ये इंडिया में बन रहा है. तो अब इसकी सारी हमें डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी, हाँ या ना? यस, लिखनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे First Indian made MRI. First Indian made MRI scanner to be launched for clinical work in October. इसकी पूरी कहानी भी लिखनी पड़ेगी जो इसने बता दी ना, द हिंदू वाले ने. बताओ, इसने पूरी कहानी बता दी है हमें, ठीक है ना, तो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है ये पूरी कहानी, तो हमें लिखनी पड़ेगी. तो सबसे पहले पॉइंट इज, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो करेंगे शॉर्टेज ऑफ हीलियम. कौन सा पॉइंट कवर करेंगे कि भैया हीलियम जो है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, तो हमें दिमाग लगाना पड़ा कि कैसे कुछ और बन सकता है. तो शॉर्टेज ऑफ हीलियम में सबसे बड़ा ये क्या है, शॉर्टेज ऑफ हीलियम सेकेंड मोस्ट. हीलियम क्या है यहाँ पे लिखेंगे हम ताकि रिविजन के टाइम पे हमें कोई दिक्कत ना है. सेकेंड मोस्ट abundant element in universe but rare commodity on earth. ये यूनिवर्स में बहुत है, भगवान के पास बहुत है, बट हम के पास कमी है. ठीक है ना. अब ये क्या है, हीलियम कैसे, सोर्स ऑफ हीलियम इज टू एक्सट्रैक्ट, सोर्स ऑफ हीलियम टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल गैस रिजर्व्स. ये नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स हैं उसमें से निकलते हैं. क्या यूज करा जाता है, हीलियम यूज्ड एज अ कूलेंट टू लार्ज superconducting magnets powering magnetic resonance imaging, that is MRI scanners. अब यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हो तुम, शायद तुमने नहीं देखा होगा बट मैं दिखा देती हूँ तुम्हें कि यहाँ पर इन्होंने हमें MRI की फुल फॉर्म भी दे दी है और कहा जा रहा है कि जो हीलियम गैस है वो मैग्नेट को कूल करने के लिए यूज करी जाती है. ठीक है ना, रेयर कमोडिटी है अर्थ पे, यूनिवर्स में बहुत सारी है, एक्सट्रैक्ट करी जाती है फ्रॉम नेचुरल गैस रिजर्व्स. ठीक है, अब क्या हुआ, अब भैया इंडिया वाले कहते हैं ऐसा तो ना चलेगा, हम कुछ सस्ती, हम तो जुगाड़ लगाएंगे. लगा लिया जुगाड़. इंडिया वाले क्या करते हैं, जुगाड़ लगाएंगे, लगा लिया जुगाड़. तो इंडिया वालों ने क्या किया, स्कैनर्स यूजिंग नाइट्रोजन. ठीक है, हमने क्या किया कि हमको जो बहुत मिलता है हम वो गैस यूज करके बनाएंगे सामान, हमको चाहिए नहीं है, तो हमने हीलियम की जगह क्या यूज कर लिया, नाइट्रोजन यूज कर लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, न्यू क्लास ऑफ MRI स्कैनर्स यूज लिक्विड नाइट्रोजन. ठीक है ना, फर्स्ट मेड इन इंडिया MRI developed by Bangalore based
Bangalore based Voxel Grids Innovations प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने बना लिया है। अब ये भी क्वेश्चन है किसने बनाया है। बैंगलोर बेस्ड, बैंगलोर में है, ठीक है, और हमने ये नाइट्रोजन वाला जो है MRI बना लिया है, ठीक है। MRI डेफिनेटेड टूल टू प्रोवाइड 3 डायमेंशनल। अब MRI करता क्या है, काम क्या करता है ये? MRI जो है ये क्या करता है? MRI definitive tool to provide three-dimensional images of tissues and the best bet of warning of nascent tumors continues to be inaccessible to several in 3 dimensions of tissues and tumors, ठीक है ना, कुछ ट्यूमर्स के और टिश्यूज के ये 3 डायमेंशनल पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान चीज़ है, और बाकी मैंने नोट्स बहुत बढ़िया बनवा दिए हैं। द की इज द डिजाइन द सॉफ्टवेयर अंडर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर अंडरलाइंग बिकॉज ऑफ दिस वी वर एबल टू मेक आवर ओन कस्टमाइज हार्डवेयर, ही सेड पीपल कैन स्पेंड लेस टाइम इन आवर स्कैनर एज अ सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स फास्टर स्कैन्स। तो इसके अंदर एक और क्या है कि सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है कि वो जो मशीन में पूरा घुसा नहीं देते, ठीक है, कम टाइम अंदर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इतनी जल्दी और रेस्ट ऑफ द काम जो है हमारा सॉफ्टवेयर कर देगा। तो ऐसा ये कह रहे हैं। नो फाइनल गुड बाइज एज रफ रिवर्स रश बॉडीज टू POK। अब ये क्या हो रहा है, ये पढ़ते हैं, द कोल्ड माउंटेन्स ऑफ कारगिल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख आर विटनेसिंग अ रेयर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। क्या क्राइसिस है? द ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड फ्लैश फ्लड्स इन सुरू रिवर हैज स्वेप्ट अवे सेवरल लोकल पीपल अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं? एकदम से झमाझम तेज बारिश हो जाना, उसको फ्लैश फ्लड्स कहते हैं, ठीक है। विद नो एक्सचेंज पॉइंट इन लद्दाख टू हैंड ओवर द बॉडीज। अब ये क्या हो रहा है, POK में जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां पर जा रहे हैं, तो लोग वहां से वो कर मतलब वीडियो कॉल कर अपने इधर दिखा रहे हैं। मैं आपको एक वैसे इन्फॉर्मेशन दे दूं, बिकॉज आई हैव बीन टू कारगिल। वहां पे कारगिल एक ऐसी जगह है बिकॉज ऑफ वॉर, ऐसा बहुत है कि एरियाज चेंज होते रहते हैं। एरियाज इन द सेंस, एक पॉइंट पे था कि ये इंडिया का पार्ट था लैंड, ठीक है, या फिर एक पॉइंट था कि ये पूरा पाकिस्तान था, ठीक है, अब इंडिया ने ले लिया। तो जो पाकिस्तान वाली वो है वो कुछ इधर रह गए, कुछ उधर रह गए, तो रिलेटिव्स हैं, मतलब ऐसे ये हो सकता है कि POK में उनके रिलेटिव्स हों, तो वो मतलब और कोई चैनल्स भी हैं जिससे वीडियो कॉल करवाते हैं, बट हाँ ये हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया, इसमें नोट कुछ नहीं करना। Armenia calls for help from UN on नगोर्नो काराबाख रीजन, ठीक है। अब यार ये जो नगोर्नो काराबाख रीजन है ना, इसका एक ही क्वेश्चन बनता है कि ये किसके बीच में झगड़ा है, ठीक है ना, बहुत सारे, ये UPSC के अंदर भी आया था इस बार, ये नगोर्नो काराबाख रीजन, ये क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन है। इसके लिए क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है, लड़ते रहते हैं दोनों। कौन कौन लड़ते रहते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। अर्मेनिया और अजरबैजान, अर्मेनियन अजरबैजान डिस्प्यूटेड रीजन, ठीक है, इनका क्या है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है। पढ़ लेते हैं हम। अर्मेनिया अर्ज द UN सिक्योरिटी काउंसिल टू होल्ड अ क्राइसिस मीटिंग ऑन नगोर्नो काराबाख, citing a deteriorating humanitarian situation after accusing Azerbaijan of blocking supplies to the region. The Caucasus neighbors have been locked in dispute over enclave recognized as part of Azerbaijan since 1980s. तो यहाँ पे हमें ये सब कुछ नहीं पढ़े तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। यही क्वेश्चन जो है अगर आप कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से तो ये सबसे बेस्ट है कि नगार्नो काराबाख रीजन जो डिस्प्यूटेड किसका रीजन है। अगर इससे ज़्यादा ये न्यूज़ में आता है फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नाटो कैलिबर वेपन्स आर बीइंग गिवन टू ISK बाय टेरर ग्रुप्स UN। अब यार नाटो कैलिबर क्या होता है, IS ये सब क्या है ये पढ़ लेते हैं। व्हाट डज नाटो कैलिबर मीन? नाटो कैलिबर, नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होना चाहिए ये। अगर आपके नोट्स में नहीं एडेड है तो इसको आप नोट ऐड कर लेंगे नोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
The main difference is NATO approves these rounds so that the ammunition is compatible with all NATO country military firearms. देखो ये NATO का मतलब क्या है? मैं NATO तो ये है, ठीक है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या कहती है? 31 मेंबर्स इस ग्रुप का पार्ट है. कितने? 31. अब ये 31 की 31 क्या कहती है? ये 31 कहती है कि अगर हम में से एक पे भी अटैक किया तो बाकी 30 भी मानेंगे कि हम पर अटैक हुआ है, ठीक है ना. और ये 31 कंट्रीज फिर उस कंट्री से लड़ेंगी या कंट्रीज से लड़ेंगी, ठीक है. तो ये एकता की बात करते हैं ये, ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, क्योंकि हमें पता है कि ये कह रहे हैं कि हमें एक साथ लड़ना है, तो हम ऐसे चीजें बनाते हैं जो कंपैटिबल हो सभी कंट्री की मिलिट्री से, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ठीक है. मीनिंग द मिलिट्री ऑफ नाटो कंट्रीज हैव टू यूज नाटो राउंड्स. मे बी ये जो गोलियां डलती हैं, कुछ भी सामान डलता है एम्यूनेशन में, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. ये नाटो कैलिबर है. प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? रैपिड इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, ठीक है. ये आगे मीनिंग पढ़ेंगे हम, मैं समझाऊंगी कैसे क्या मतलब है. द इस्लामिक स्टेट ऑल्सो नोन एज इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक is a transitional militant Islamist terrorist group and former unrecognized quasi-state that follows Salafi jihadist branch of Sunni. It was formed by so-and-so when it captured, gained global dominance in 2014 when it captured a large amount of Iraqi territory and took advantage of civil war in Syria to take control of chunks of territory in eastern Syria. ग्रुप एक स्टेट है इस्लामिक ISI, ठीक है. मिलिटेंट है, लड़ते रहते हैं वर्ल्ड के अंदर, बहुत कुछ करवाते हैं ये. अब इनके पास नाटो कैलिबर कि नाटो वाले जो वेपन्स हैं वो पहुंच गए, ठीक है. ये कौन कह रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस. अब पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा आपको. नाटो कैलिबर वेपन्स वर बीइंग ट्रांसफर्ड टू इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस बाय ग्रुप्स एफिलिएटेड विद तालिबान एंड अल कायदा सच एज तहरीके तालिबान पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट. With member states expressing concern over proliferation, मतलब बढ़ रहा है, of military equipment within Afghanistan and into neighboring countries following 2021 Taliban takeover. अगर आपको नहीं पता 2021 के अंदर क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर US की आर्मी बैठी थी, ठीक है. USA की आर्मी बैठी थी. USA की आर्मी को एक दिन तक दिया गया था कि आप इतने दिन तक खाली कर दीजिए. मतलब US ने बोला कि अब आर्मी जो है हम वापस बुला रहे हैं, हम और नहीं लड़ सकते अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है ना. तो US की आर्मी चली गई, ठीक है. बट वेपन्स जो थे बहुत सारे वो वहां पर छोड़ गए. कहां पर? अफगानिस्तान में. अब मे बी यही वेपन्स जो है वो किसको देने? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ठीक है. तालिबान जो है वो कहां पर है? एक तो अफगानिस्तान में है, ठीक है. अफगानिस्तान में तो पावर में ही आ गए लोग, और एक है पाकिस्तान में, ठीक है. पाकिस्तान में भी वो वही कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में कर रहे थे. तो अब इनके पास वेपन्स पहुंच रहे हैं. द 13th रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑन थ्रेट पोस्ट बाय ISIL Daesh टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड द UN मेंबर स्टेट्स रिमेन कंसर्न्ड अबाउट द प्रोलिफरेशन, मतलब जो बढ़ रहे हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स इन अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका, इन पर्टिकुलर द access of Daesh and its regional affiliates to small arms and light weapons, as well as their increased use of unmanned aircraft systems and improvised explosive devices. पहले क्या होता था? एक व्यक्ति होता था, वो शूट करता था, या कुछ सुसाइड बॉम्बिंग होती थी कि बॉम्ब लगा लिया, खुद भी मर गए, 200 लोग और मार दिए. बट अब तो इनके पास क्या है? इनके पास अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, ठीक है. विद तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान, member states expressed concern over the proliferation of large quantities of weapons and other equipment within Afghanistan and to neighboring states. The report is issued here this week. Regional member states reported that North Atlantic Treaty Organization caliber weapons typically associated with the former Afghan National Defense and Security Forces were being transferred to ISIL-K by groups affiliated with the Taliban and Qaeda. अब जो अफगानिस्तान में पड़े थे वेपन्स, ठीक है, जो अफगानिस्तान की फोर्सेस यूज कर रही थी वेपन्स, वो जो वेपन्स हैं वो ट्रांसफर किए जा रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप्स को, ठीक है ना. उसका कंसर्न ये लोग शो कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमारे नोट्स में हम क्या लिखेंगे ये हम लिखेंगे. चलो मैं लिखती हूँ, तो मेरे को कॉपी करो, ठीक है. चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे NATO caliber weapons being given to ISK by terror groups, ठीक है. ये हो रहा है. ये कौन से, किसने बोला? रिपोर्ट, 17th report of
Secretary General on the threat posed by ISIL, that is Jaish, to international peace and security, proliferation of weapons happening. ठीक है, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, प्रोलिफरेशन हो रही है जिसके अंदर नाटो कैलिबर, ये एक मिनट लिख लो, नाटो कैलिबर weapons, NATO caliber weapons were being transferred to the Islamic State, that is Khorasan province, ISK, by groups affiliated with Taliban and Al-Qaeda. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक बार इसको आराम से पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि नाटो कैलिबर वेपन्स, ठीक है ना, नाटो कैलिबर वेपन्स मतलब बड़े अच्छे वेपन्स जो नाटो की कंट्रीज मतलब के पास हैं, और नाटो कैलिबर टर्म इटसेल्फ मींस कि वो वेपन्स ऐसे होते हैं जो कोई भी नाटो की कंट्रीज होते हैं उनके वेपन्स से ये राउंड्स जो होते हैं, गोलियां जो होती हैं उनके साथ चल जाती हैं, वो वेपन्स जो हैं इस्लामिक स्टेट जो है, ठीक है, ग्रुप जो है वो किसको वो नहीं, इस्लामिक स्टेट को ट्रांसफर हो रहे हैं, इस्लामिक स्टेट के पास आ रहे हैं ये वेपन्स, ठीक है, इस्लामिक स्टेट के पास आ रहे हैं ये वेपन्स, किसके थ्रू, ये आ रहे तालिबान और अलकायदा के थ्रू। तालिबान अलकायदा के पास ये कैसे पहुंचे, तालिबान अलकायदा के पास ये यूएस से जब अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहा था, अफगानिस्तान के अंदर लड़ रहा था तब ये वेपन्स दिए गए थे अफगानिस्तान की आर्मी को, वॉर के टाइम पे दिए गए, कुछ वेपन्स लेफ्ट इन अफगानिस्तान वो भी हैं, ठीक है, तो ये इनके पास पहुंच रहे हैं, ये प्रॉब्लम, ये एक चिंता का विषय है। 17th रिपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑन थ्रेट पोज बाय आईएसएल के अंदर ये बात करी गई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट, नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, 17th रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है, किसके पास जा रहे हैं, इस्लामिक स्टेट के पास जा रहे हैं, किसके पास से जा रहे हैं, तालिबान और अलकायदा के पास से, सॉरी फॉर द बर्ब, जा रहे हैं, ठीक है जी, तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलेंगे, अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आगे हैं, पाकिस्तान हैज न्यू केयर टेकर पीएम, ठीक है, इनके बारे में लिखें, सबसे पहले इनका नाम अनवर उल हक कक्कर, ठीक है, अनवर उल हक कक्कर, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, बॉस ऑन सैटरडे अपॉइंटमेंट सेटअप टू रन कैश ट्रैप कंट्री, ठीक है, इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर, पार्ट ऑफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी, बाप, सबका बाप आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर अनवर उल हक, क्या नाम है, अनवर उल हक कक्कर, ये केयर टेकर पीएम बन गया। केयर टेकर पीएम क्या होता है, इलेक्शंस जब तक नहीं होते तब तक ये प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, लोगों ने नहीं चूज किया है। आउटगोइंग पीएम का नाम क्या है, ये लिख लीजिए, आउटगोइंग पीएम का नाम जो है वो है नवाज शरीफ, ठीक है ना, नवाज शरीफ, outgoing leader of Hema arrived at a joint discussion. Hema said it was decided that the interim prime minister would be from a small province. नवाज शरीफ ही था ना, एक बार ही चेक कर लेते हैं कि तो यहाँ पे इलेक्शन होंगे, आप लिख सकते हो, एक मिनट मैं चेक कर लूँ कि नवाज शरीफ ही है ना, नहीं यार नवाज शरीफ नहीं है, आउटगोइंग पीएम कुछ और है, आउटगोइंग, एक मिनट वही गलती, शहबाज शरीफ, आउटगोइंग पीएम जो है वो है शहबाज शरीफ, इन्होंने पावर दी है, ये गए, आउटगोइंग पीएम है
शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ लिखेंगे। चलिए एक मिनट, शहबाज शरीफ, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। हैरी कैने इंक्स डील विद, अब यहाँ पे प्लेयर हैं, इंग्लैंड कैप्टन हैरी कैने हैज साइंड अ 4-year डील विद बायरन म्यूनिच अंटिल 2027, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए। वैसे तो मोस्टली फेमस, बहुत फेमस प्लेयर्स जैसे रोनाल्डो और इनका पूछा जाता है कि कौन सा क्लब इन्होंने ज्वाइन किया है, बट इनका भी अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फुटबॉलर हैं ये, फुटबॉल का क्लब ज्वाइन करा है, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। एंड गाइस, इन केस यू वांट टू बाय एनीथिंग, आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो MCQs जो है करंट अफेयर्स के हमारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, दैट आर देयर फॉर, वैसे तो ₹300 पर मंथ के हैं, बट अभी ऑफर चल रहा है, तो एजुगिरी 50 का कोड लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएंगे फॉर जस्ट ₹250 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये देख लिया तो आपको पूरे मंथ का जो न्यूज़पेपर है वो कवर हो जाएगा सिर्फ 5 to 6 आवर्स के लेक्चर्स में। उसके बाद है MCQs, ये प्रैक्टिस के लिए है, मंथली MCQs हैं, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की हमारे पास प्रैक्टिस है, और अगर आपने मिस किया है वीडियो लेक्चर्स हैं, MCQs प्रैक्टिस करना, जो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो कवर करवा देते हैं, और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी मैंने कवर करी हुई है, ठीक है। यहाँ पर ही आपको ₹200 के जो हैं वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं। आप जा सकते हैं loggery.in में एंड यू कैन बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अच्छा नहीं, अभी तो 2 न्यूज़ और पड़ी है, मुझे लगा खत्म होगा। एक मिनट रुको। इंडिया लुकिंग टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिट्रेटेड इट्स डिजायर टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स, और 2026 कॉमनवेल्थ तो वो होस्ट नहीं कर सकता। मिनिस्टर हेयर ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे, इसके अंदर भी नोट नहीं करेंगे, अभी हम शो कर रहे हैं कि हाँ हमको करना है, बट अभी किया नहीं है हमने, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इंडिया है, एशियन गेम्स चैंपियन जापान कॉन्ट्रीब्यूट, तो एशियन गेम्स जो है उसका हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया। चलिए अब मैं लिखवाती हूँ आपको, इंडिया वन फ्रॉम मलेशिया, कौन सा, एशियन चैंपियंस, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इंडिया ने जीता इसलिए, ठीक है ना। तो दिस इज़ इट, एंड तो या loggery.in से अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।